हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो का जो पैटर्न है वो है कंसेप्चुअल वीडियोस। हम वहाँ एनिमेशंस के थ्रू कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं। इस वीडियो पैटर्न में हम हमारे नोट्स को टिक करने वाले हैं। मतलब मैं आपके सामने पूरी बुक सारे नोट्स रखने वाला हूँ। आपने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं पिछले वीडियो में, यहाँ हम उनको और मजबूत करने वाले हैं। मजबूत इन द सेंस कि भैया थ्योरी क्या है। जब कंसेप्ट्स पढ़ते हैं तो कई बार माइंड में ये आता है कि भाई कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, थ्योरी क्या है, याद क्या करना है, एग्जाम में क्या लिखना है। तो अब आपके सामने दो वीडियोस होंगी। इसमें मैं आपके सामने थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन पूरा दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे कि भाई पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, मॉड्यूल में क्वेश्चंस कैसे अवेलेबल है, या फिर जो हमारा सी इंस्टीट्यूट का आरटीपी एमटीपी वगैरह आता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो अपन वहां डिस्कस कर लेंगे। यहां मैं कंसेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको रेफरेंस दूंगा कि हमारे कंसेप्ट वीडियो में हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको इतना हम समझ चुके हैं, इस तरीके से हमने पढ़ा था, वो रेफरेंस दे दूंगा। तो थियोरेटिकली एक बार जब सारे नोट्स आपके आंखों के सामने से निकल जाएंगे ना, तो बुक पढ़ना आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी होगा और फिर क्वेश्चन आंसर जब पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। चलिए हम यहां स्टार्ट करें डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट यूनिट हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको ये समझा रखा है कि नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of a country in an accounting year plus the net factor income from abroad। सिंपल डेफिनेशन है। ये कह रहा भैया नेशनल इनकम का मतलब है पूरी इकोनॉमी में जो फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए। पहली बात है फाइनल को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिडर करते हैं, नॉन इकोनॉमिक को हम कंसिडर नहीं करते। अब भारत में जो प्रोड्यूस हुए होंगे वो डोमेस्टिक होगा, उसमें एनएफआई का एडजस्टमेंट करेंगे तो नेशनल आएगा। वो हमको पता है डोमेस्टिक नेशनल, अभी वापस हम यहां देख भी लेंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन हमको दे रखी है सीएसओ की, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं 100% मॉड्यूल बेस्ड है। मॉड्यूल का सारा कंटेंट हमने यहाँ प्रॉपर्ली लिखा है, कंटेंट मॉड्यूल का है, लिखने का तरीका चेंज और कुछ हमने एडिशंस किए, छोटे मोटे एडिशंस किए और कुछ प्रेजेंटेशन के तरीके में चेंज किया, कहीं चार्ट बना दिए, सिंप्लीफिकेशन कर दिया प्रेजेंटेशन का। सीएसओ की डेफिनेशन क्या है ये मॉड्यूल में भी गिवन है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। यानी किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कितना फैक्टर इनकम जनरेट किया है। फैक्टर इनकम मतलब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वही हमको इनकम मेथड में ही तो पढ़ा कि हम सबका फैक्टर इनकम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। कुछ बेसिक टर्म्स में हमको सबसे पहले ग्रॉस एंड नेट समझाया है। ग्रॉस मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। वही ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है और नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस होता है। उसके बाद हमको नेक्स्ट समझा रखा है डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक वर्ड एरिया से यानी डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेट करता है। वो इनकम जो भारत की जमीन पे होगी, भारत के एरिया में होगी, चाहे इनकम अर्न करने वाला कोई बंदा भारत का रेसिडेंट हो या बाहर का रेसिडेंट हो, चलेगा। इनकम अगर भारत में हुई है तो दैट इज डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। तो डोमेस्टिक जो रिलेट करता है वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी से रिलेट करता है और ये उस प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है गुड्स एंड सर्विसेज के जो इनकर्ड हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हमारे लिए हमारा देश, हमारा इंडिया। इररेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है वो भारत का हो चाहे बाहर का हो। यानी अगर मैं भारत में स्टूडेंट्स को पढ़ा के इनकम अर्न कर रहा हूं तो इट इज डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। पेप्सी कंपनी अगर इंडिया में कोल्ड ड्रिंक बेचकर पैसे अर्न कर रही है तो भी डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया है। अब देखो मैं भारत का रेसिडेंट हूं तो भी भारत का डोमेस्टिक इनकम है और पेप्सी भारत का रेसिडेंट नहीं है, वो यूएस बेस्ड कंपनी है ओरिजिनली, तो भारत का रेसिडेंट नहीं है तो भी उस इनकम को भारत का ही मानेंगे डोमेस्टिक में, क्योंकि डोमेस्टिक ये नहीं देखता है कि पर्सन कहां का है, वो ये देखता है कि इनकम कहां हो रही है। नेशनल वर्ड ये देखता है कि भैया पर्सन कहां का, ये रेसिडेंशियल स्टेटस देखता है, ये नहीं देखता कि इनकम कहां हो रही है, इनकम अर्न करने वाला कौन है। यानी अगर मैं इंडिया में पढ़ा के पैसा कमाऊं इट इज डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, मैं दुबई जाकर पढ़ा कर पैसा कमाऊं तो भी ये डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया है। चलिए हमें डोमेस्टिक और नेशनल दोनों समझ में आए। नाउ आगे हमको दे रखा है एनएफआईए।
हमको पता था डोमेस्टिक का मतलब क्या, वो इनकम जो भारत में हुई है, उससे अगर हमको नेशनल पर जाना है, रेसिडेंशियल बेसिस पर इनकम निकालनी है, तो हमारे रेसिडेंट्स जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उसकी इनकम को ऐड कर दें। यानी हम ऐड कर दें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे रेसिडेंट्स जो बाहर कमा रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बाहर वाले यहां हैं, उससे हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसे लेस कर दें तो नेशनल आ जाएगा। डोमेस्टिक मतलब हमारी जमीन पे जो इनकम हुई, हमारे लोगों ने बाहर जो कमाया उसको ऐड कर दिया, बाहर वाले यहां जो अर्न कर रहे हैं उसको लेस कर दो। फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू दोनों का डिफरेंस कहलाता है एनएफआईए। तो एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल हो जाएगा और नेशनल माइनस एनएफआईए डोमेस्टिक हो जाएगा। या डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होती है या फिर नेशनल इनकम ज्यादा होती है, इट डिपेंड्स अपॉन एनएफआईए। ये किस पर डिपेंड करता है, एनएफआईए पर। अगर एनएफआईए जीरो है सपोज, भैया आपको डोमेस्टिक में एनएफआईए को ऐड करना है तो नेशनल आएगा ना। अब एनएफआईए अगर जीरो है तो यू आर एडिंग जीरो टू डोमेस्टिक। अब जीरो ऐड करोगे तो जितना डोमेस्टिक था उतना ही नेशनल होगा, दोनों बराबर आएंगे, कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। यानी इफ NFIA is zero, if NFIA is zero, then national is equal to domestic. और मान लो NFIA अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब यू आर एडिंग सम पॉजिटिव वैल्यू टू डोमेस्टिक। आप डोमेस्टिक में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो तो नेशनल ज्यादा आएगा डोमेस्टिक से, और NFIA अगर नेगेटिव है तो नेशनल कम आएगा डोमेस्टिक से। चलिए, उसके बाद हमको एक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का लफड़ा दे रखा है, इसमें बेसिक प्राइस का कंसेप्ट भी आएगा जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। देखो, फैक्टर कॉस्ट जो है, फैक्टर कॉस्ट जो है इसका मतलब होता है सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। यानी इसमें रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, वेजेस, सैलरीज और प्रॉफिट भी आ जाएगा, सब आ गया। यानी अगर सबसे पहले मान लो एक फार्मर ने कॉटन ग्रो की, उसने फिर थ्रेड आगे फैक्ट्री को दे दिया, उसने थ्रेड बनाया, आगे फैक्ट्री को दिया, उसने क्लोथ बनाया, आगे फैक्ट्री को दिया, उसने मान लो शर्ट बनाया। तो इस शर्ट की जो टोटल कॉस्ट है, इट इज एक्चुअली फैक्टर पेमेंट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। सबसे पहले कॉटन बनाने वाले जो फैक्टर्स थे उन्होंने अर्न किया, क्योंकि लैंड ने, नेचर ने तो सबसे पहले फ्री दी, जमीन तो फ्री थी, उस पर जिस किसान ने काम किया उसने कुछ कमाया। फिर थ्रेड बनाने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उन्होंने कमाया। प्रोडक्शन फैक्टर ही तो करता है इफेक्टिवली, फैक्टर ही तो वैल्यू एडिशन करता है। फिर क्लोथ बनाने में जितना वैल्यू एडिशन किया, जिन फैक्टर्स ने वो वैल्यू एडिशन किया, वो उनकी इनकम हो गई। शर्ट बनाने में जितना वैल्यू एडिशन हुआ उनकी इनकम हो गई। यानी फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है सबमिशन ऑफ टोटल फैक्टर पेमेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स। जितना भी अभी तक लगा है, मतलब अगर मैं शर्ट की फैक्टर पेमेंट की फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो इसमें कॉटन से लेकर यहां तक जो भी कॉस्ट आई है, जो भी फैक्टर्स पेमेंट हमने किए, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरीज, वो सब इंक्लूड हो जाएगा। रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कंसेप्ट वीडियो के अंदर कि रॉ मटेरियल बनाने वाले भी कोई ना कोई फैक्टर्स ही थे, और रॉ मटेरियल का जो आपने पेमेंट किया वो एक्चुअली फैक्टर्स को ही गया है। तो आप वो फैक्टर कॉस्ट का ही पार्ट है, फैक्टर की इनकम है, वो पीछे वाले फैक्टर की इनकम है। आपके फैक्टर्स नहीं है, पीछे वाली जो फर्म थी, पहले जो फर्म थी उसके फैक्टर की इनकम है, बट है तो फैक्टर इनकम है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया टेक्निकली टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट। और इस प्राइस पे बेचने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो टोटल कॉस्ट जो भी अभी तक फैक्टर्स का पीछे लगा, आपके फैक्टर्स का लगा, प्लस आपका जो प्रॉफिट है सब मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को दिक्कत है। गवर्नमेंट कहती है कि आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो उस पर हमको टैक्स चाहिए, आप टैक्स नहीं दोगे तो हम हमारा मैनेजमेंट कैसे चलाएंगे, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। गवर्नमेंट को चलने के लिए टैक्स तो चाहिए ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स मांगती है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स मांगती है, और ये टैक्स फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस। यानी फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो मार्केट प्राइस आता है। मान लो फैक्टर कॉस्ट किसी चीज का 100 रुपया आ रहा है, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुरू से लेकर एंड तक इन्वॉल्व थे उन सबका मिलाकर 100 रुपया, उससे प्रॉफिट भी आ गया। एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो ए फैक्टर। सरकार ने कहा कि आप इसको बेचोगे 10% टैक्स दो। भाई हम गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है देश को संभालने के लिए, तो गवर्नमेंट के पास इनफ्लो का साधन क्या है, टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा 10% टैक्स दो, तो हम क्या करेंगे, 100 तो पहले हमको चाहिए ही चाहिए, सरकार 10 रुपया और मांग रही है, ऐड कर दो। वी विल सेल दैट प्रोडक्ट फॉर 110, यानी मार्केट प्राइस विल बी 110। मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 110, यानी फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो। हाँ, अगर किसी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती तो हम यहां क्या करते, उसको माइनस कर देते, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी को माइनस कर देते, तो हम कहां पहुंच जाते, मार्केट प्राइस पे। सरकार बोलती है आपके 100 रुपए का बन रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सोशली डिजायरेबल है, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, वी विल प्रोवाइड यू 20% सब्सिडी, यानी 20 रुपया हम देंगे।
हमको टोटल कितना चाहिए था, 100 रुपया, सरकार के लिए 20 हम देंगे तो ठीक है, हम कस्टमर से 80 ले लेंगे, हम कस्टमर से 80 ले लेंगे। तो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देगी तो माइनस हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार हमसे लेती है, सब्सिडी सरकार हमको देती है, दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस से एनआईटी लेस करोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरीके के टैक्स की हम बात करें, एक तो प्रोडक्शन टैक्स और एक प्रोडक्ट टैक्स। सॉरी, ऊपर वाला प्रोडक्ट टैक्स था। प्रोडक्ट टैक्स यानी जो वैल्यू पे लगता है, वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगता है। आप 100 रुपए की चीज बेचोगे तो उस प्रपोर्शन में लगेगा, 1000 की बेचोगे तो उस प्रपोर्शन में लगेगा, जितने रुपए का प्रोडक्ट बेचे उस अकॉर्डिंगली लगता है। और प्रोडक्शन टैक्स जो होता है वो जैसे लाइसेंस फीस है, लोकल अथॉरिटीज को जो आपको फिक्स टैक्स देना ही है, पोल्यूशन वगैरह के लिए जो आपको टैक्स देना पड़ता है, आपका प्रोडक्शन का वैल्यू कितना उससे मतलब नहीं है। आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस यूज कर रहे हो या जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस कारण से यू हैव टू पे टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां भी एक बेसिक प्राइस का कंसेप्ट और आता है। देखो, जब फैक्टर कॉस्ट में हम प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ते हैं तो ये बेसिक प्राइस कहलाता है। अब प्रोडक्शन टैक्स में भी नेट क्यों लिखा है कि अगर कोई प्रोडक्शन टैक्स के जैसे प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिल रही है, सरकार कह रही है आपने रूरल एरिया पे अपना फैक्ट्री लगाया है या आप ये एक्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो वी विल प्रोवाइड यू सम इंसेंटिव्स, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, सब्सिडी देंगे, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिल रही है तो प्रोडक्शन वाले टैक्स में से माइनस हो जाएगी। और प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग सब्सिडी मिल रही है, भाई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 10% देंगे, 500 का तो भी 10% देंगे। सरकार अगर 10% के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से देती है तो प्रोडक्ट टैक्स में से माइनस हो जाएगा और यहाँ इसका भी नेट आ जाएगा। अब फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऐड करते हैं तो वी विल गेट बेसिक प्राइस। और बेसिक प्राइस में जब हम प्रोडक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि नेशनल इनकम को बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट करो। हम भी थ्योरेटिकली यही लिखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स को हमें सेपरेट करके नहीं दे रखा है, इसलिए हम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर निकाल लेते हैं और बोलचाल की भाषा में फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोल भी देते हैं, चलता है। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो अभी है वो बेसिक प्राइस पर है। यस, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। देखो, कोई भी गुड्स हमने पढ़ा था, देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परचेजर। परचेजर फर्म है कि हाउस होल्ड है। अगर हाउस होल्ड है तो कंज्यूमर फाइनल गुड्स हो जाएंगे, वो फर्म है तो दो पार्ट पे डिवाइड होंगे, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। फर्म खरीदती है वो या तो इंटरमीडिएट होते हैं या कैपिटल होते हैं। क्लियर करना, फर्म के द्वारा खरीदा गया गुड्स कभी भी कंजम्पशन का फाइनल हो ही नहीं सकता है। कंजम्पशन के लिए फाइनल हमेशा हाउस होल्ड ही करेगा। फर्म के लिए अगर फाइनल है तो कैपिटल है, कैपिटल को अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर फाइनल। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स बोले, कैपिटल गुड्स बोले, एक ही बात है। प्रोड्यूसर अगर कंजम्पशन करता है, ऐसा गुड्स खरीदता है जिसको वो यूज करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे कोई नया गुड्स बनाने के लिए, तो हमेशा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। हाँ, कैपिटल गुड्स बनने के लिए 4 शर्तें हमने पढ़ी थी, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर यूज एज रॉ मटेरियल, हाई वैल्यू और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरेबल। चारों शर्तें पूरी होगी तो कैपिटल, अदरवाइज इंटरमीडिएट। अब से कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या कोई हाउस होल्ड फाइनल कैपिटल गुड्स परचेज कर सकता है? नहीं। हाउस होल्ड जो परचेज करेगा वो हमेशा फाइनल कंज्यूमर गुड्स ही कहलाएगा, वो कैपिटल गुड्स हो ही नहीं सकता। कैपिटल गुड्स होता है वो असेट्स जो और प्रोडक्शन में काम आती है, कंज्यूमर और प्रोडक्शन के लिए असेट्स नहीं बनाता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के लिए अगर पूछा जाए कि क्या फर्म के लिए फाइनल प्रोड्यूसर कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं या फर्म के लिए फाइनल कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं, क्या तुम कहेंगे नहीं, फर्म के लिए कभी फाइनल कंजम्पशन नहीं होगा। फर्म के लिए या तो कैपिटल होगा या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। यानी फर्म अगर कंजम्पशन करेगी तो हमेशा इंटरमीडिएट होगा। फर्म के द्वारा कंजम्पशन करने का मतलब यह है कि फर्म कंजम्पशन करके कोई प्रोडक्ट बना रही किसी और के लिए, तो यानी उसको एज द रॉ मटेरियल यूज कर रही है टेक्निकली, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। नेशनल इनकम में से फाइनल गुड्स कंसीडर किए जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर नहीं किए जाते, आपको पता ही है। देखो, प्रोड्यूसर फाइनल होने के लिए ड्यूरेबल होना पड़ेगा, नॉट फॉर रीसेल होना पड़ेगा, नॉट फॉर यूज एज रॉ मटेरियल होना पड़ेगा और कंपैरेटिवली हाई उसकी कॉस्ट यानी हाई वैल्यू होनी पड़ेगी। Student must note that only final goods are included in the national income, intermediate goods को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी। डबल काउंटिंग अपन आगे पढ़ेंगे। हमको पता है कि गुड्स को जब एक से ज्यादा बार काउंट किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग डज नॉट मीन कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी ट्वाइस। डबल काउंटिंग मीन्स कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार कंसिडर करना क्या कहलाता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
उसके बाद हमको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दे रखा है, मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं अलग अलग। मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन, अगर डीलर ऑफ मशीन खरीद रहा है तो ऑब्वियसली फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल खरीद रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स। ए कार परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कुछ भी खरीदे, ड्यूरेबल खरीदे, नॉन ड्यूरेबल खरीदे, सेमी ड्यूरेबल खरीदे, कुछ भी खरीदे, हमेशा फाइनल कंज्यूमर। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, मिसप्रिंट है, ये फाइनल प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर नहीं होगा। अगर स्कूल फर्नीचर खरीद रहा है तो खरीदने वाला स्कूल यानी फर्म हो गया, फर्म हो गया मतलब वो प्रोड्यूसर गुड्स है। अब प्रोड्यूसर गुड्स में फर्नीचर की बात करें तो ड्यूरेबल भी होता है, स्कूल नॉट फॉर रीसेल, ऑब्वियसली रीसेल के लिए नहीं खरीद रही स्कूल, कोई फर्नीचर की दुकान होती तो रीसेल के लिए खरीदता, नॉट फॉर रीसेल भी, नॉट फॉर यूजर्स रॉ मटेरियल भी, और फर्नीचर की वैल्यू हाई होती है, तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स है। चौक डस्टर अगर स्कूल खरीदती है तो ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। चौक डस्टर वगैरह खरीदा है तो ऑब्वियसली वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं। उसके बाद हमको बोलता है कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ए स्कूल, किसी स्कूल में कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा तो ये ड्यूरेबल भी है, नॉट फॉर रीसेल भी है, नॉट फॉर यूजर्स रॉ मटेरियल भी है, हाई वैल्यू, और स्कूल खरीद रहा मतलब कोई फर्म खरीद रहा है, यानी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। इस तरीके से आपको परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, अगर कोई ग्रोसरी शॉप राइस खरीदा तो क्यों खरीद रहा, खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, तो उसका व्यापारी वही है ना, बिजनेस ही वही है, तो बेचने के लिए खरीद रहा है, नहीं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। बुक परचेज बाय स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट अगर बुक खरीद रहा है तो पढ़ने के लिए खरीद रहा है, फाइनल कंज्यूमर। अगर कोई बुक परचेज कर रहा है प्रैक्टिशनर, यानी टैक्स प्रैक्टिशनर है, टैक्स कंसल्टेंट है, वो जीएसटी खरीद रहा है। प्रैक्टिशनर्स के लिए या जो टेक्निकल सर्विस देने वाले लोग होते हैं या जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके लिए बुक्स उनकी असेट्स है, क्योंकि उनके लिए असेट्स से उनका ज्ञान है, और ज्ञान कहाँ होता है, बुक्स में, तो बुक असेट्स है। अगर बुक असेट्स है तो हम उसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स यानी कैपिटल गुड्स मानेंगे। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये फैक्टर इनकम और यहां हम लिख देते हैं ट्रांसफर इनकम। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होकर अर्न किया गया है उसे अपन कहते हैं फैक्टर इनकम। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होकर अर्न किया गया है उसे अपन कहते हैं फैक्टर इनकम। और गिफ्ट डोनेशन चैरिटी वगैरह क्या कहलाता है, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम को हम फैक्टर सर्विस रेंडर करके कमाते हैं, और ट्रांसफर इनकम को किसी भी गुड्स या कोई भी सर्विस को रेंडर किए बिना बेचे बिना अर्न करते हैं। फैक्टर इनकम जो होता है उससे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्लियर है? एक नेशनल इनकम का कंसेप्ट होता है, एक डिस्पोजेबल इनकम का कंसेप्ट होता है। आपने पढ़ा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हमारे हाथों में खर्च करने के लिए कितना। देखो नेशनल इनकम का कनेक्शन इस बात से है कि इकोनॉमी में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। नेशनल इनकम का कनेक्शन इस बात से नहीं है कि आपके पास कितना कैश आया। अगर मान लो मैं आपको 10,000 रुपए गिफ्ट दूं, हालांकि दूंगा नहीं, पर मान लो मैं आपको 10,000 रुपए गिफ्ट दूं, तो इट इज ट्रांसफर पेमेंट। आपके हाथों में 10,000 रुपए खर्च करने के लिए भले ही अवेलेबल हो सकता है वो आपके डिस्पोजेबल इनकम हो, लेकिन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हुआ है। तो जो फैक्टर इनकम होता है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, जबकि हमारा जो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक डिस्पोजेबल इनकम की बात है उसमें फैक्टर भी काउंट होता है और ट्रांसफर भी काउंट होता है। आप समझो, आप मेरे यहाँ जॉब करो और मैं आपको 10,000 दूं तो भी वो आपके हाथों में डिस्पोजेबल है खर्च करने के लिए। फैक्टर इनकम, जॉब की काम किया फिर आपको 10,000 दिए, फैक्टर इनकम है और आपके हाथों में खर्च करने के लिए अवेलेबल है। और अगर मैं आपको ऐसे गिफ्ट में 10,000 दूं तो भी वो आपके हाथों में खर्च करने के लिए अवेलेबल तो है। तो वेदर द इनकम इज फ्रॉम प्रोडक्टिव सेंस और नॉन प्रोडक्टिव सेंस, दोनों ही केस में आपके हाथों में खर्च करने के लिए तो इनकम है, इसीलिए उसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर आएगा, ट्रांसफर नहीं आएगा। डिस्पोजेबल में दोनों आएंगे, आप चाहे मेहनत से कमाओ चाहे फ्री में मिले, आपके हाथों में पैसा खर्च करने के लिए तो है। एग्जाम्पल फैक्टर में हो गया रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, रॉयल्टी, प्रॉफिट, सैलरी वगैरह। और इधर ट्रांसफर में हो जाएगा हमारा वही ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापे में सरकार कहती है बुजुर्ग को कुछ कर नहीं पा रही है पेंशन दो। स्कॉलरशिप है, चैरिटी वगैरह है, गवर्नमेंट ग्रांट है, ये सब चीजें जो हमको मिलती है वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह सरकार अगर कुछ देती है, वो रिटायर्ड लोगों को सरकार कुछ बेनिफिट देती है। तो डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इसके बेसिस पर वी मे हैव डिफरेंट एग्रीगेट्स। जैसे एक हो सकता है जीडीपी एमपी, एक हो सकता है जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी।
इसे हम सामान्यतः नेशनल इनकम बोल देते हैं, इसको सामान्यतः डोमेस्टिक इनकम बोल देते हैं, जबकि मैंने कहा टेक्निकली बेसिक प्राइस पर निकलता है, पर ठीक है जनरली इसको बोल दिया जाता है और चलता है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में तो यही चलेगा, क्योंकि वहां आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्स अलग अलग दिए हुए नहीं होंगे, वो समस्या होगी। ठीक है, यस। अब समझिए इन सबका लॉजिक सेम है। ये बात तो सीधा कर रहा है कि भैया इकोनॉमी में कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ इन एन अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने रुपए का फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुआ। अब अगर हम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी देखते तो उसको डोमेस्टिक पे ले लेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि हमारे रेसिडेंट्स ने कितना प्रोडक्शन किया तो उसको नेशनल पे ले लेंगे। अगर मार्केट प्राइस पे लिया तो एमपी और फैक्टर कॉस्ट पे लिया तो एफसी। ठीक है, इस तरीके से हमने अलग अलग 8 एग्रीगेट्स बना दिए। जैसे जीडीपी हमको दे रखा है, तो जीडीपी इज मेजर ऑफ, ये जीडीपी एमपी है टेक्निकली ना, ये जीडीपी एमपी है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, आप इसको जीडीपी एमपी लिख देना, छोटा सा मिसप्रिंट है, मतलब is measure of the market value of all final economic goods and services including depreciation, including depreciation क्योंकि ग्रॉस है, नेट होता तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होता, एंड प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अभी डोमेस्टिक है तो हमने बोल दिया प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अगर नेशनल होता तो हम लिखते बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। जैसे देखो नीचे वाला ग्रॉस नेशनल है, तो यहां हमने लिखा प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हाँ, ये ग्रॉस था, इसलिए हमने इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वर्ड का तो यूज किया है। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग एग्रीगेट्स हो गए भाई, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीएनपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी और उसके बाद एनएनपीएफसी। ये सब इनका सेम मतलब सेम है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, या तो हम लिखेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी, या हम लिखेंगे बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अगर ग्रॉस है तो, और वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट जैसा हमको दे रखा है। कॉमन बेसिस पर उनका डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हमको पता है, किसी भी इकोनॉमी में जितने रुपए का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उतने रुपए का एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और उतने रुपए की फैक्टर इनकम होगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उतना कमाएगा। तो वी आर हैविंग 3 मेथड्स, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम मेथड। आप देख सकते हैं नेशनल इनकम स्टेट्स जो है इन इंडिया आर कंपाइल्ड बाय नेशनल अकाउंट्स डिवीजन ऑफ सीएसओ। सीएसओ का सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस का जो नेशनल अकाउंट्स डिवीजन है, उसमें नेशनल अकाउंट्स स्टेटिक्स कैलकुलेट किए जाते हैं, और एनुअल एज वेल एज क्वार्टरली एस्टिमेट्स आर पब्लिश्ड। एनुअल और क्वार्टरली एस्टिमेट्स पब्लिश किए जाते हैं। एस्टिमेट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 100% एक्चुअली इकोनॉमी में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इकोनॉमिक इनकम शायद इतनी रही होगी। ठीक है, और यही जो होता है ये की सोर्स मटेरियल है सारे इकोनॉमिक डेटा को लेकर के, सारे मेजर इकोनॉमिक डेटा इसी जो मंथ क्वार्टरली और एनुअल जो रिपोर्ट आती है उसी से सारे मिलते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो हमने कहा, सर्कुलर फ्लो में 3, जितने रुपए का प्रोडक्शन होगा उतने रुपए का एक्सपेंडिचर, उतने रुपए का इनकम। तो इन शॉर्ट वी आर हैविंग एक तो प्रोडक्शन मेथड, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर मतलब इनकम मेथड, एक डिस्पोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं। देखो याद करो, प्रोडक्शन मेथड में हमारे पास 2 एस्पेक्ट थे, एक तो आप वैल्यू एडेड मेथड ले सकते हो, और एक हमने कहा था फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा फाइनल आउटपुट है, उसकी वैल्यू को कंसीडर कर लो। लेकिन प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करना कौन सा फाइनल कौन सा इंटरमीडिएट है इकोनॉमी में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी में मान लो 50,000 रुपए के किसी विलेज में 50,000 रुपए का वीट प्रोड्यूस हुआ, अब उस वीट में से कितना फाइनल कितना इंटरमीडिएट, ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना नामुमकिन सा है। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। बेसिकली प्रोडक्शन मेथड का जो वैल्यू एडेड मेथड है उसका एक बेनिफिट है फाइनल आउटपुट मेथड के ऊपर कि इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कभी नहीं आती। अब देखो फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होगा, आप गलती से कभी कभी इंटरमीडिएट को फाइनल मान लोगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि कौन सा फाइनल है कौन सा नहीं है। तो आपने कभी इंटरमीडिएट को फाइनल मान लिया, जब आप इंटरमीडिएट को फाइनल मान लोगे तो आप गलती क्या करोगे, आप एक ही चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लोगे, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम किस में आएगी, फाइनल आउटपुट में, वैल्यू एडेड में कभी नहीं आती, क्योंकि हर बार वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। National income by value added method is the sum of net value added at factor cost across all producing unit, यानी जितनी भी फर्म है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर।
फिर इन सेक्टर को सब पार्ट में डिवीजन कर देते हैं, जैसे सेकेंडरी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, बैंकिंग भी आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इनको भी हम सब पार्ट में और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और नीचे हम फाइनली एक फर्म ले लेते हैं, एक फर्म, 2 फर्म, 3 फर्म। अब ट्रांसपोर्टेशन में मान लो किसी एक ग्रुप के अंदर 4 फर्म है, तो उन चारों ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया, ऐसे करके हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब एक एक प्रोडक्शन एंटरप्राइज, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज यानी प्रोड्यूसिंग फर्म, जो फर्म प्रोडक्शन कर रही है, उस हर फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे। सब फर्म का हमने वैल्यू रेट निकाला, उससे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का आया, ऐसे सबका जोड़ा तो टर्सरी सेक्टर का आया, और ऐसे सबका जोड़ा तो हमारे पास पूरी इकोनॉमी का आ गया। टोटल वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा हमारे लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखो यहां क्या किया जाता है, सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोडक्शन एंटरप्राइज और उनको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में। 3 सेक्टर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सेक्टर में हमने डिवाइड कर दिया। अब सेक्टर में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सब सेक्टर में डिवाइड करते हैं, सब सेक्टर को फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम लोग। और फाइनली हर फर्म का, ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज यानी हर प्रोडक्शन करने वाली फर्म का हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्यों नहीं आती, क्योंकि जब किसी फर्म का आप वैल्यू ऑफ आउटपुट लोगे तो एट द सेम टाइम उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे। यानी गेहूं से अगर आटा बना, आपने आटे वाली फर्म के लिए आटा लिखा तो उसमें से गेहूं माइनस हो जाएगा। फिर उस आटे से अगर ब्रेड बना, जैसे आप ब्रेड वाली फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखोगे तो उसमें से उसका आटा माइनस हो जाएगा। जब आप सैंडविच वाली फर्म की बात करोगे तो उसका जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट लोगे सैंडविच का, तो उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन में उसका ब्रेड माइनस हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कभी नहीं आएगी। जीवीए टेक्निकली जीडीपी एमपी है, टेक्निकली जीडीपी एमपी है, पर जीडीपी एमपी पूरी इकोनॉमी के लिए होती है और जीवीए किसी एक फर्म के लिए होती है। यानी अगर आपको कभी क्वेश्चन में बोल रखा हो कि पूरी फर्म का आउटपुट इतना है, प्राइमरी सेक्टर का इतना, सेकेंडरी का इतना, टर्सरी का इतना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतना, यानी अगर आप पूरी इकोनॉमी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो, यानी जीडीपी एमपी का फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्क इतना सा है कि यहां जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये पूरे इकोनॉमी का है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये पूरे इकोनॉमी का। एक फर्म का होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज जीडीपी एमपी ऑफ एन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल फर्म। ठीक है, अब हम सबका अगर जीबीए का सबमिशन कर दें तो वी विल गेट जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम अगर हमको निकालना, मान लो एनएनपी, एफसी हमने कहा था सामान्यतः यही चलेगा, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस होना चाहिए डेप्रिसिएशन, ये हमने किया है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस होना चाहिए एनएफआई, ये किया है। एमपी से एफसी पे माइनस होना चाहिए था एनआईटी, ये मिसप्रिंट है, ये आप देख लेना, यहाँ पे माइनस एनआईटी भी होना चाहिए था, वो छोटा सा एक मिसप्रिंट है। ठीक है, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट के अंदर हम हमारा सेल्स लेंगे, जो हमने माल बेचा वो लेंगे, प्लस जो हमारे पास चेंज इन स्टॉक, यानी साल के स्टार्टिंग में 100 यूनिट स्टॉक में पड़ा था, अभी 105 यूनिट स्टॉक में पड़ा। इसका मतलब ये निकलता है ना कि 5 यूनिट हमने और एडिशनल स्टॉक में ऐड किया है। इसके साथ साथ जो हम ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया, यानी किसी कंपनी ने, किसी फर्म ने, किसी एंटरप्राइज ने कुछ एसेट्स बनाई और उस एसेट्स का खुद ही यूज कर रहा है, यानी एक व्यक्ति खुद के रहने के लिए खुद का घर बना रहा है, आप समझे, तो अब वो घर खुद के लिए बना रहा है, यानी ऑन अकाउंट प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस घर की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ एसेट्स या क्रिएशन ऑफ गुड्स हो रहा है। अगर कोई फैक्ट्री है, लोहे से वो मशीन्स बनाती है, बेचती है, पर एक मशीन उन्होंने खुद के लिए बनाई कि भैया हमको मशीन बनाने के लिए भी तो मशीन चाहिए, तो वो जो मशीन है उसको अपन कहेंगे ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। और ये ऑन अकाउंट प्रोडक्शन जो होगा एसेट्स का, ये भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन तो हो रहा है। अगर कोई ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन करता तो भी काउंट होगा। एक किसान के खेत में अगर 100 बोरी गेहूं हुआ, आउट ऑफ 100 बैग्स उसने 95 सेल कर दिए, 5 बैग्स उसने अपने लिए खुद के लिए रख लिए, खुद कंज्यूम करेगा, तो नेशनल इनकम में पूरा 100 बैग्स काउंट होगा। प्रोडक्शन तो पूरा 100 बैग्स का हुआ है, ठीक है, कंजम्पशन जो हुआ है वो बाहर सेल जो हुई है वो 95 की और खुद 5 का कंजम्पशन कर लेगा, दोनों को कंसिडर करेंगे। जो मार्केट में 95 का सेलिंग वैल्यू है उसकी के प्रोपोर्शन में जो फर्म ने खुद ने, यानी हाउस होल्ड फार्मर ने खुद ने जो यूज किया 5 बैग, उसका वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंगली कंसिडर कर लेंगे। इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी काउंट किया जाता है। जिस घर में आप खुद रहते हो वो घर आपका अगर खुद का है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ रेंट, लेकिन घर सर्विस तो जनरेट कर रहा है, आपको रखने की सर्विस तो दे रहा है, इसलिए उसको काउंट किया जाता है। क्लियर करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन काउंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन काउंट नहीं होती। हाँ, घर वाली सर्विस काउंट होती है, उसको वैल्यू किया जा सकता है, लेकिन आप खुद अगर खुद को कोई सर्विस दो तो काउंट नहीं होती। जैसे आप बोर हो रहे हो, खुद ने गाना गाया, काउंट नहीं होगा। आपको भूख लग रही थी, आपने खुद के लिए मैगी बनाई, काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन सर्विसेज को वैल्यू कर पाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इकोनॉमी में।
फिर नेक्स्ट इनकम मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड, इस मेथड को हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं कि भैया लेबर का कितना शेयर बन रहा है, मशीन का कितना शेयर बन रहा है, बिल्डिंग का कितना शेयर बन रहा है, सबको हम क्या कर रहे हैं, उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टेक्निकली। यहां पे एनडीपीएफसी जो निकलेगा बेसिक आंसर, उसमें 3 टुकड़े होंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय ने कितना कमाया, उसके बाद ऑनर ने कितना कमाया, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन थे उन्होंने कितना कमाया। क्लियर करना, एम्प्लॉय क्या क्या कमाता है, वेजेस, सैलरीज, फैसिलिटीज इन काइंड, फ्री में रहने के लिए घर मिल गया, फ्री में यूज करने के लिए लैपटॉप मिल गया, कार मिल गया, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये हमने मेथड पूरा प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है। ऑपरेटिंग सर्कल्स जो ऑनर कमाता है, रेंट अगर बिल्डिंग का ऑनर है तो, इंटरेस्ट अगर कैपिटल का ऑनर है तो, रॉयल्टी अगर किसी पैटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम का ऑनर है तो, और प्रॉफिट अगर बिजनेस का ऑनर है तो। ये जो प्रॉफिट है ये टेक्निकली सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट है। सिर्फ कौन सा प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट है। क्लियर कर लेना, यहां पे सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट की बात करेंगे। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर कोई सिंपल ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसको हम मिक्स इनकम में लेते हैं, जहां पे आप समझो कंपनी में ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर, और कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, मेहनत करने के, इन्वेस्टमेंट करने के बदले में, रिस्क लेने के बदले में प्रॉफिट्स, और डायरेक्टर को काम करने के बदले में क्या मिलेगा, उसकी सैलरी। यानी ये डिवीजन है, मालिक अलग है, काम करने वाला अलग है। अगर एक शेयर होल्डर ही डायरेक्टर है तो भी वहां डिवीजन तो है ना, बीइंग शेयर होल्डर उसका प्रॉफिट अलग होगा, बीइंग डायरेक्टर उसका सैलरी अलग होगा। लेकिन एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक व्यक्ति किराने की दुकान चलाता है, कपड़े का शोरूम चलाता है, खुद ही चलाता है, खुद ही ऑनर है, खुद ही वहां दिन भर काम भी करता है, सुबह दुकान पे जाता है, शाम तक बैठता है, मेहनत करता है, तो उसकी जो इनकम है, उसकी इनकम को प्योरली प्रॉफिट नहीं बोल सकते आप। अकाउंट्स में बोले उसको एज ए प्रॉफिट शो करो, पर टेक्निकली इट इज नॉट जस्ट प्रॉफिट, बिकॉज ही हिमसेल्फ वर्किंग डे एंड नाइट। तो उसका, उसकी मेहनत का भी तो रिटर्न बनता है, उसके रिस्क बियरिंग का भी रिटर्न बनता है, तो उसकी मेहनत का भी रिटर्न बनता है। यानी वहां पे प्रॉफिट भी है और वहां पे प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी है, दोनों मिक्स है। जब आप डिवीजन नहीं कर पा रहे कि प्रॉफिट कितना सैलरी कितना, तो उसको हम नाम दे देते हैं मिक्स इनकम। जैसे एक प्लम्बर है, प्लम्बर आपके अंदर ठीक करने के लिए आया, इलेक्ट्रिशियन है, ये मेहनत भी खुद ही करते हैं, मालिक भी खुद ही, तो ये अब जो कमा रहे हैं उनको मिक्स इनकम बोलते हैं। डॉक्टर, टीचर्स जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं सिंपल, डॉक्टर्स जो क्लिनिक में देख रहे हैं सिंपल, देखो डॉक्टर को हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तब तो सैलरी है, वो तो बात ही खत्म है। खुद की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, मिक्स इनकम, क्योंकि वहां डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है कि कितना उसका प्रॉफिट है, कितना उसका वेजेस है। प्रॉफिट सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, इसमें से कंपनियां सबसे पहले इनकम टैक्स देगी, फिर जो बचेगा उससे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से थोड़ा सेविंग होगा और थोड़ा डिविडेंड होगा। अगर कभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्ड आ जाए एग्जाम में तो ध्यान रखना, इट इंक्लूड्स 2 थिंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग एंड डिविडेंड। ना उसके बाद हमको यहाँ पे मिक्स इनकम के बारे में समझाया है। इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लेबर एलिमेंट एंड द कैपिटल एलिमेंट ऑफ इनकम ऑफ पीपल। कई बार लेबर और कैपिटल एलिमेंट को बाइफ्रिकेट नहीं कर पाते, जैसे हमने बोला ना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वगैरह में। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, न्यू कैटेगरी ऑफ इनकम called mixed income is introduced, which includes all those incomes which are difficult to separate, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जैसे लॉयर, इंजीनियर, ट्रेडर, प्रोप्राइटर, इनकी हो गई, ठीक है। सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन और स्मॉल कमोडिटी प्रोडक्शन जहां जिस देश में ज्यादा होता है, इंडिया जैसी में, वहां मिक्स इनकम ज्यादा है, जहां लोगों के छोटे छोटे व्यापार ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी दुकानें। हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर इतना नहीं है, आज भी छोटे शहरों में किराने की दुकानें नॉर्मल दुकानें ही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसने अपने छोटे छोटे आउटलेट्स ओपन कर रखे हैं, नहीं। हमारी जैसी इकोनॉमी में मिक्स इनकम ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मिक्स इनकम का शेयर कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। यहाँ ऑनर ही काम करते हैं जनरली, किसान खुद ही, ऑनर खुद ही काम करेगा, यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलता। एक्सपेंडिचर मेथड में वही हमको पता है, एक्सपेंडिचर 2 तरीके का होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। उसमें फिर हम नेट एक्सपोर्ट्स को एडजस्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, या तो जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिया है या नेट इन्वेस्टमेंट लिया, उसमें फर्क पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट सेक्टर का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा। हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर घर बना रहा है तो कंजम्पशन नहीं, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो यहां नहीं आएगा। क्लियर कर लेना। रेसिडेंशियल बिल्डिंग परचेज और कंस्ट्रक्टेड बाय हाउस होल्ड आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। कैपिटल फॉर्मेशन में 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट आते हैं, एक तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रही है, एक गवर्नमेंट जो रोड, डैम वगैरह बनाने पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है हाउस होल्ड का, जो वो घर बनाने पर करता है जनरली, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे हमको क्लियर ही है। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो डिफेंस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर खर्चा करती है, मतलब
एजुकेशन के लिए जो टीचर्स को सैलरी देती है, हेल्थ के लिए जो डॉक्टर्स को सैलरी देती है, ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब समझो आप एक हॉस्पिटल में फ्री में दिखा क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, आपको आप फ्री में दिखा क्या है? डज इट मीन उस सर्विस की वैल्यू जीरो है? उस सर्विस की वैल्यू है, यू आर नॉट पेइंग, गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर दैट सर्विस, यानी सर्विस तो जनरेट हो रही है पर आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट का हो रहा है। क्लियर है? तो सर्विस को हम वैल्यू करेंगे और कितने रुपए की वैल्यू करेंगे? जितना गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी गवर्नमेंट जितना सैलरी वगैरह दे रही है। क्लियर करना। कहीं पे गवर्नमेंट नॉमिनल चार्जेस भी लेती है, जैसे स्कूल की फीस गवर्नमेंट की मान लो 5 रुपया सपोज कर लो, किसी कम्युनिटी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है, कहीं पे मान लो 5 रुपया, या किसी हॉस्पिटल में 1 रुपया देखने का लेती है गवर्नमेंट, या 5 रुपया देखने का लेती है। अब आप समझो, गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल में 5 रुपए देखने का ले रही है, डज इट मीन कि उस सर्विस की वैल्यू 5 रुपया? नहीं, सर्विस वहां पे बैंडेज वगैरह सब फ्री हो जाता है 5 रुपए में, मेडिसिन भी मिल जाती है कई जगह, तो ठीक है ना। तो 5 या 10 रुपए जो गवर्नमेंट ले रही है, क्या वो पूरे सर्विस की वैल्यू? नहीं, सर्विस तो 200 रुपए की थी, बट यू गेट दैट सर्विस फॉर 10 रुपीज, यानी 190 रुपया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। 190 रुपया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है टेक्निकली। तो देखो, सिंस द कलेक्टिव सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कलेक्टिव सर्विस इसलिए क्योंकि सबके लिए होती है, आर नॉट सोल्ड इन मार्केट, द ओनली वे दे कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी बाय एडिंग अब द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस। यानी इनकी वैल्यू तो है, इसमें गवर्नमेंट का खर्चा ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि पब्लिक तो खर्च कर नहीं रही है टेक्निकली। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो मार्केट में हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें तीनों आ जाएंगे। हम लोगों ने देखा, एक तो देखो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अलग होगा और चेंज इन स्टॉक अलग होगा। फिक्स असेट्स का इन्वेस्टमेंट अलग है और स्टॉक इन्वेस्टमेंट अलग है। फिक्स असेट्स वाला जो इन्वेस्टमेंट उसमें 3 हो जाएगा, एक तो बिजनेस का, मशीन वगैरह में, एक गवर्नमेंट का, रोड डैम वगैरह, और एक प्राइवेट का, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर नेट एक्सपोर्ट्स हमारे लिए फायदेमंद है तो इंपोर्ट हमारे लिए लॉस है, दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट एक्सपोर्ट्स। फिर हमको नेक्स्ट पे चार्ट दे रखा है, आंसर हमारा या तो जीडीपीएमपी आएगा या एनडीपीएमपी आएगा। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये छोटा सा मिसप्रिंट है, यहाँ प्राइवेट फाइनल होगा। प्राइवेट फाइनल बोले या पर्सनल फाइनल बोले, एक ही बात है। क्लियर करना, कभी भी कॉर्पोरेट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट्स मतलब फर्म जो एक्सपेंडिचर करेगी, फर्म जो चीज खरीदेगी, या तो वो कैपिटल होगा या वो इंटरमीडिएट होगा। कंजम्पशन है तो इंटरमीडिएट होगा, फाइनल कंजम्पशन कभी नहीं होता। इसीलिए आप प्राइवेट सेक्टर का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलो या पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि प्राइवेट में 2 होते हैं, एक तो पर्सन यानी हाउस होल्ड और दूसरा फर्म कभी भी फाइनल कंजम्पशन नहीं करती, वो कंजम्पशन करेगी तो हमेशा इंटरमीडिएट ही होगा। चलिए, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक दे रखा होगा तो नेट ले लेंगे तो ऊपर आंसर भी नेट आ जाएगा, ग्रॉस दे रखा होगा तो ऊपर आंसर भी ग्रॉस आ जाएगा। और एक हो गया चेंज इन स्टॉक। कैपिटल फॉर्मेशन में यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट में 3 हो गया, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट ये रहा, चेंज इन स्टॉक ये रहा, फिक्स अलग आ गया, चेंज इन स्टॉक अलग आ गया। बिजनेस में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ही होते हैं, और एक गवर्नमेंट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए, उसके बाद अपन समझें कि कौन कौन से मेथड में क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है, उससे हमें क्या पता पड़ता है और कहां वो बेटर यूज हो सकता है। अगर हम प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो प्रोडक्शन मेथड में डेटा रिक्वायर्ड होता है कि हर फर्म ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, हर एंटरप्राइज ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, वैल्यू एडिड उनका निकाला जाता है। इससे ये पता पड़ जाता है कि हर फर्म का यानी हर प्रोडक्शन यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद इनकम मेथड जो है हमारा, फेज ऑफ इनकम एंड इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम जनरेट हुई उसका सबमिशन चाहिए। ये जनरली आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न से मिल जाता है। डेवलप्ड नेशन में इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम छुपाता नहीं है, टैक्स चोरी करता नहीं है, पूरी की पूरी इनकम बताता है, तो वहां इस मेथड से प्रॉपर्ली इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। इससे यह पता पड़ता है कि अलग अलग फैक्टर्स की कितनी कितनी इनकम हुई है, यानी अलग अलग फैक्टर्स की कितनी कितनी इनकम हुई है। मतलब अपन समझे इस बात को, सॉरी थोड़ा सा नोज में पेन है। चलिए, यस, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स में पता पड़ जाता है कि भाई लेबर की इनकम कितनी है, कैपिटल की इनकम कितनी है, ऑनर की इनकम कितनी है, प्रोपोर्शनेटली कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन सा फैक्टर कंपैरेटिवली कम कमा रहा है। डेवलप्ड कंट्री जहां प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं, यहां पे ये बेस्ट तरीके से यूज हो सकता है। फीस ऑफ डिस्पोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमको इन 3 जनों के खर्चे चाहिए कि गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, कंज्यूमर का खर्चा कितना है और
फर्म का खर्चा कितना है, तीनों के एक्सपेंडिचर से हमारा काम हो जाएगा। इससे पता पड़ जाता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करंट इकोनॉमी के लिए होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्यूचर के लिए होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ये बेस्ट काम आ सकता है। क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखने हैं कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम अबव मेथड्स, किन किन बातों का ध्यान रखें, हम पढ़ चुके हैं। भाई ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करना है, इग्नोर करना है, ट्रांसफर इनकम कंसिडर नहीं करनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसको कभी भी काउंट नहीं करना है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट किया तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगी, 2 बार काउंट होगा तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। फ्लोर व्हीट ब्रेड वाला जो एग्जांपल था वो यहाँ पे आपको समझा रखा है कि अगर आपने व्हीट से फ्लोर बनाया तो फ्लोर लो, व्हीट मत लो, और अगर फ्लोर ले रहे हो तो उसमें से व्हीट माइनस कर लो। वैल्यू एडेड मेथड में यही करते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना आए। उसके बाद जीडीपी इज मेजर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जीडीपी कवर्स ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये कह रहा भैया सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग विच आर यूज्ड फॉर ऑन कंजम्पशन, यानी अगर ऑन कंजम्पशन के लिए है तो वो भी जीडीपी में काम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी काउंट होती है। वो एक्टिविटी आप बेचने के लिए कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, खुद के लिए तो भी काउंट होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स जो है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, लोन लेना, लोन का रिपेमेंट करना, स्मगलिंग वगैरह नॉन रिपोर्टेड चीजें जो होती है, इलीगल एक्टिविटीज, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स का सेल एंड परचेज काउंट नहीं होगा। शेयर्स का भी सेकेंड हैंड गुड्स और शेयर्स दोनों का सेल एंड परचेज काउंट नहीं होगा, क्योंकि शेयर, डिबेंचर, सभी सिक्योरिटीज पूरी काउंट नहीं होगी, क्योंकि वहां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हो रहा। लेकिन अगर बीच में कोई ब्रोकर है, उसका कमीशन है या ब्रोकरेज है तो वो काउंट होगा। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन काउंट किया जाता है। इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑन्ड प्रॉपर्टी काउंट किया जाता है। आप जिस घर में रहते हो खुद का, तो भी उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमको बोलता है नेशनल इनकम ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपके घर के बाहर कुछ खाली जमीन है, आपने वहां पर ऐसे बीज वगैरह डाल दिया, आपकी गार्डनिंग शौक है तो आप वहां पे खेती कर रहे हो, छोटी मोटी खेती, मतलब कुछ सब्जियां हो रही है वहां पर, शौक है, बीज डाल दिए, थोड़ा बहुत पानी गिरा देते हो, शौक से कर रहे हो, हॉबी से कर रहे हो, तो वो जो सब्जियां ग्रो हो रही है उसको हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी उस हर ह्यूमन एक्टिविटी को लेगा जिसमें गुड्स एंड सर्विस क्रिएट हो रहा है और जिसको मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए आप कर रहे हो, उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हॉबीज आ गई, हाउसकीपिंग आ गया, बच्चों को संभालना आ गया, ये सब चीजें आ जाती है। नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड में कैलकुलेशन किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाता, इसका टाइम पीरियड में कैलकुलेशन किया जाता है। अब देखो हमारे सामने कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में किस तरीके से ट्रीट करना है वो हमको बता रखा है। टेबल आपके बुक में है, आप बुक में देखोगे आपको पूरी टेबल मिलेगी। कुछ पॉइंट्स में भी यहाँ कवर कर लेता हूं, बाकी आप बुक से पढ़ लेना, और कोई डाउट हो तो आपको पता है कैसे पूछना, यू कैन आस्क मी इजीली, ठीक है ना। जैसे थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल टू हाउस होल्ड। प्रोफेशनल ने हाउस होल्ड को सर्विस प्रोवाइड करी, तो सर्विस परचेज करने वाला कौन हो गया, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, तो यस इट विल बी कैलकुलेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हो जाएगा, ठीक है। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो उसको अलग से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट काउंट होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड है। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो अलग से कोई गुड्स एंड सर्विस जनरेट नहीं होता, तो उसको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिर वापस हमको नेक्स्ट पेज पर रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू ए इंडियन रेसिडेंट। जापानीज एम्बेसी इंडिया में है, अगर जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे, अगर जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। और अगर इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे यानी टेक्निकली वो इनकम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुई, जनरेट नहीं हुई है, इट इज डोमेस्टिक इनकम ऑफ जापान। हाँ, जिसको रेंट मिल रहा है वो इंडिया का रेसिडेंट है तो उसको हम नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में कंसिडर कर लेंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स हमेशा ट्रांसफर पेमेंट होगा, कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि सरकार जब आपसे टैक्स लेती है तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उसके अगेंस्ट आपको कुछ देती नहीं है, यानी वहां पे कोई सेल एंड परचेज के कारण या कोई फैक्टर सर्विस के कारण गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लिया, गवर्नमेंट ने हमको तो टैक्स चाहिए, ऐसे ही चाहिए। यूनिलैटरल पेमेंट है, यूनिलैटरल मतलब वो ट्रांसफर पेमेंट है। उसके बाद ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे प्राइज वॉन लॉटरी वगैरह काउंट नहीं होगा, ट्रांसफर पेमेंट है। कैपिटल गेन हमेशा असेट्स को दोबारा बेचने पर होने वाला प्रॉफिट है, असेट्स को दोबारा बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वैसे भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद सब्सिडीज और टैक्स कभी भी काउंट नहीं होते। देखो आपने फैक्टर कॉस्ट अभी तक का 100 रुपया है, सरकार ने कहा 20 हम देंगे,
तो जो 100 रुपये फैक्टर कॉस्ट है वो नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। 20 रुपये सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी को अलग से कंसीडर करने की कहीं कोई जरूरत तो नहीं है। 100 रुपये काउंट कर लो, बात खत्म। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कभी भी कोई भी काउंट नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, यस, एम्प्लॉयर अगर पीएफ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, इसका मतलब वो इनकम किसकी है, एम्प्लॉय की इनकम है, तो उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कंसिडर करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कंसिडर करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू फ्रेंड परचेसिंग कार, आपने फ्रेंड को लोन दिया कार खरीदने के लिए, वो पर्सनल यूज के लिए कुछ लिखा नहीं, तो हम ये मान रहे हैं कि पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, तो वो जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स दे रहा है, जो दूसरी इनकम है वहां से इंटरेस्ट दे रहा है। उसने लोन के पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट फैक्टर पेमेंट नहीं कहलाएगा। हाँ, आप फ्रेंड को लोन देते, वो पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता, फिर वहां पे बिजनेस एक्टिविटी होती है, फिर आपको इंटरेस्ट देता, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, क्योंकि पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, फर्दर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट हुआ है, यहां उसको हम फैक्टर पेमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी टू पुलिसमैन, अगर पुलिस सैलरी देती है, गवर्नमेंट सैलरी देती है पुलिसमैन को, तो हाँ ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। रेंट फ्री हाउस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर फ्री में रहने के लिए घर मिलता है, किसी को भी फ्री में रहने के लिए घर मिले, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में फैसिलिटीज इन काइंड हमने देखा था, उसका पार्ट हो जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय ए फार्मर, ट्रैक्टर खरीदा, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय हाउस होल्ड ले रहा है, यानी अपने घर के लिए ले रहा है, बिजनेसमैन नहीं ले रहा है। अगर यहाँ लिखा होता है इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन बाय फर्म, तो वो इंटरेस्ट फैक्टर होता, फैक्टर पेमेंट होता। हाउस होल्ड तो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो इसलिए इस इंटरेस्ट को फैक्टर पेमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे, भाई पैसों से पर्सनल यूज कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट तो किया नहीं है उसने। जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, याद कर ले, जीडीपी एट करंट प्राइस को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइस यानी बेसिक प्राइस को हम बोलते हैं रियल जीडीपी, यानी करंट ईयर आउटपुट एट करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर आउटपुट एट करंट ईयर प्राइस वो हो गया करंट जीडीपी, करंट ईयर आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस कांस्टेंट जीडीपी या रियल जीडीपी। क्लियर कर लो, नॉमिनल जीडीपी जो होता है या करंट ईयर जीडीपी जो होता है, वो जनरली इकोनॉमी में सबसे पहले कैलकुलेट वही किया जाता है जब कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आपको क्रोनोलॉजिकल कंपैरिजन करना हो, पिछले ईयर के डेटा से कंपैरिजन करना हो, तो ये काम का नहीं है, इसलिए रियल जीडीपी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है, इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है ना, हमने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट के अंदर, फॉर्मूला देख ले। जीडीपी कांस्टेंट प्राइस वाला निकालना है तो करंट प्राइस लो, करंट ईयर इंडेक्स लो इनटू 100, और अगर हमको करंट प्राइस का निकालना है तो कांस्टेंट वाला लिख के डिवाइड बाय 100, क्योंकि जो बेस ईयर का रियल जीडीपी है वो तो 100 के प्राइस पर वैल्यूड है, उसको डिवाइड 100 कर दो और करंट ईयर प्राइस पे उसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी करंट ईयर जीडीपी। रियल जीडीपी जो होता है, नॉमिनल जीडीपी जो होता है, उसमें से सही कौन सा है, दोनों सही है, ये निकलता है। लेकिन अगर कंपैरिजन करना हो तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हम इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को निल कर देते हैं, निलिफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। उसके बाद हमको डिफरेंस दे रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी या प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी एट बेस ईयर प्राइस, वो रियल हो जाएगा, और अगर करंट ईयर प्राइस पे है तो वो नॉमिनल हो जाएगा। इसको कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं, इसको करंट प्राइस बोलते हैं। ये इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, क्योंकि हमने प्राइस ही बेस ईयर वाला ले लिया, जो 100 था बेस वही ले लिया, फिर हर साल जो इन्फ्लेशन है उसका इंपैक्ट दिख ही नहीं रहा है, जबकि इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट दिखता है। ये क्रोनोलॉजिकल कंपैरिजन के लिए अच्छा है, ये क्रोनोलॉजिकल कंपैरिजन के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको इंडिया की पाकिस्तान की जीडीपी से कंपैरिजन करना है तो वहां जीडीपी पीपीपी पे निकलती है, परचेसिंग पावर पैरिटी पे। दोनों का अगर करंट ईयर का जीडीपी आप लोगे तो भी दिक्कत आएगा, दोनों का एक्सचेंज रेट अलग है। मान लो आपने एक्सचेंज रेट कॉमन कर दिया, इंडिया के रुपए को भी आपने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, पाकिस्तान के रुपए को भी आपने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, पर $1 की परचेसिंग पावर इन इंडिया और परचेसिंग पावर इन पाकिस्तान सेम हो जरूरी नहीं है, इसे आप समझे। $1 में अमेरिका में एक बॉटल मिनरल वाटर आएगी, इंडिया में $1 में 3 बॉटल मिनरल वाटर आ सकती है, 3.5 20 रुपए का एक बॉटल में गिने हम 70 रुपए का अगर एक्सचेंज रेट लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक अज्यूम कर लेते हैं 17, अप्रॉक्स 70 के आसपास ही है, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बॉटल पानी हम इंडिया में परचेज कर सकते हैं। अब आप बोलो कि इंडिया का जीडीपी मान लो $100 है, फिर आप बोलो कि देखो अमेरिका का तो $200, अमेरिका का 2 गुना है, अरे भाई आप उसको परचेसिंग पावर के हिसाब से भी इक्वल लेकर आओ। यहाँ पे $100 की जो खरीदने की औकात है, वहां पे $200 की भी उतनी औकात नहीं है। यहाँ पे $100 में बहुत कुछ आ सकता है, वहां नहीं आएगा, तो परचेसिंग पावर को इक्वलाइज किया जाता है, परचेसिंग पावर पैरिटी कहलाता है।
टाइप्स ऑफ इनकम, प्राइवेट, पर्सनल, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम कितना है। ये कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन के हिसाब से देखते हैं, डिवाइड किया जाता है यहाँ टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर आप रियल पर कैपिटा निकालोगे तो इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाएगा और रियल पर कैपिटा नहीं निकालोगे तो इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे अगर रियल जीडीपी निकाल रहे हो पर कैपिटा तो रियल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, और नॉर्मल पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हो तो एनएनपीएफसी दैट इज नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पर्सनल इनकम, ये आपको याद होगा हमने कहा था जो नेशनल इनकम है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कमाई। इसमें से गवर्नमेंट का शेयर अगर हम माइनस कर दें तो प्राइवेट का शेयर आ जाएगा। इसमें प्राइवेट को जो दूसरे ट्रांसफर इनकम्स मिल रहे हैं वो ऐड कर दें। ट्रांसफर इनकम्स दूसरे मिल रहे हैं मतलब गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट को एडजस्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट इनकम। और प्राइवेट इनकम में से हम अगर कॉर्पोरेट वाला माइनस कर दें, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग, दो चीजें माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा पर्सनल इनकम। उसमें से हमारा इनकम टैक्स माइनस कर दे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये तीनों ही फैक्टर और ट्रांसफर दोनों को कंसीडर करती है। फैक्टर इनकम को भी कंसीडर करती है और जो ट्रांसफर इनकम थे इनको भी हमने यहां क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों को कंसीडर करती है। पर्सनल इनकम का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति ने कितना कमाया, एक सभी लोगों ने मिलकर कितना कमाया, सभी लोगों ने मिलकर कितना कमाया। यहां कंपनी को नहीं ले रहे, पर्सन को ले रहे। अब समझो मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी में 5 लाख रुपए की इनकम हुई, लेकिन उस कंपनी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हमने 1 लाख का किया, बाकी 4 लाख फर्दर री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो टेक्निकली हमारी कंपनी ने कमाया 5 लाख, लेकिन पर्सन के हाथों में कितना आया, 1 लाख। पर्सन के हाथों में कितना आया, 1 लाख। यानी कई बार इनकम अर्न हो सकती है लेकिन वो हाथों में रिसीव नहीं हुई है। ये जो पर्सनल इनकम है ये रिसीविंग बेसिस पर है, ये अर्निंग बेसिस पर नहीं है। किस बेसिस पर है, रिसीविंग बेसिस पर, कि आपने कितना रिसीव किया। कई बार इनकम अर्न हो सकती है पर रिसीव नहीं हो, ऐसा हो सकता है। कई बार इनकम रिसीव तो हो गई पर अर्न नहीं हुई, यानी आपको डोनेशन मिला, गिफ्ट मिला, चैरिटी मिला, रिसीव तो हुई है पर अर्न नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली नेशनल इनकम जो फैक्टर इनकम है उसमें से अर्न और रिसीव का लोचा माइनस करते हैं। यानी जो इनकम हमको रिसीव हुई लेकिन हमने अर्न तो नहीं की थी पर रिसीव हो गई, यानी गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी वगैरह, उसको ऐड कर देते हैं। और जो इनकम हमने अर्न की लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई, हमने कमाया लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई, कमाया तो था, मैंने जॉब करी, मेरी सैलरी बनी 50,000, महीने के एंड में मालिक के पास गया, उसने मुझे 40 ही दी। मैंने कहा 40 क्यों, 50 की बात हुई थी ना। उसने बोला 10,000 सरकार ले गई टैक्स के। तो अर्न भले ही मैंने 50 किए थे, कमाए 50 थे, पर मिले कितने, 40। ये देखो आपको समझा रखा है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, वेलफेयर पेमेंट से नहीं, ट्रांसफर पेमेंट वगैरह हो गए जो गवर्नमेंट से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमको मिल रहे हैं टेक्निकली। तो इनकम रिसीव तो हुई लेकिन ये हमको अर्न नहीं हुई। ये सारे बीपीएल फैमिली को या कंपनसेशन जो गवर्नमेंट देती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो डोनेशन गिफ्ट मिलता है वो हो गया। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम कमाई लेकिन हमने रिसीव नहीं की है। इसमें क्या आ सकता है, सरकार हमसे जो टैक्स लेती है वो सारे टैक्सेस वगैरह और सेविंग जो कंपनी के पास रह गए, मैंने कहा ना री इन्वेस्ट कर दिए कंपनी ने, कमाए तो थे पर हमको मिले नहीं, उनको एडजस्ट करना है। ये हमको समझा रखा है यहाँ पे कि नेशनल इनकम जो होता है वो अर्नड एंड पर्सनल इनकम जो होता है वो रिसिप्ट बेसिस पर होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो इन अदर वर्ड्स इट्स द इनकम एक्चुअली पेड आउट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में सभी हाउस होल्ड हो गए, बट नॉट नेसेसरली अर्नड, यानी हमने जो हाथों में लिया वो है, अर्न किया था नहीं किया था वो हमको नहीं पता। यहां फैक्टर इनकम भी आएगा और ट्रांसफर इनकम भी आएगा, चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो, लेकिन किसके हाथों में आया, पर्सन के हाथों में आया है, वो यहां काउंट किया जाएगा। फिर हमारे पास एक प्राइवेट इनकम आती है, पूरे फॉर्मूले में आपको याद हो तो प्राइवेट इनकम ऊपर आ जाती है। प्राइवेट में हाउस होल्ड प्लस फर्म यानी कॉर्पोरेट्स दोनों की इनकम जोड़ के आ जाती है टोटल, फैक्टर भी और ट्रांसफर भी सब मिला के जो टोटल इनकम प्राइवेट सेक्टर की हुई है, फैक्टर ट्रांसफर मिला के वो यहां काउंट होती है। डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथों में खर्च के लिए कितना बचा, जो हमारी पर्सनल इनकम थी जो हमने रिसीव की, उसमें से भी अगर हमको इनकम टैक्स देना पड़ गया, उसमें से भी हमको कोई फाइन पेनल्टी देना पड़ गया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी ले लिया, बोला साहब तो देना ही पड़ेगा आपको, हाउसिंग टैक्स वगैरह जो भी देना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया वो जबरदस्ती का गवर्नमेंट हमसे ले रही है, अब जो बाकी बचा वो हमारे लिए डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो, यानी विच रिमेन्स इन योर हैंड,
दैट यू कैन स्पेंड एट योर ऑन डिस्क्रिप्शन, आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। देखो लिखा है ना यहाँ पे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज अवेलेबल फॉर देयर कंजम्पशन और सेविंग। जो आपके हाथों में है, आप चाहो तो कंज्यूम करो, उसको चाहो तो सेव करो। गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्स हमसे ले रही है हाउस होल्ड से वो, और कुछ कंपलसरी पेमेंट अगर गवर्नमेंट हमसे लेती है वो, उनको माइनस कर दो तो वी विल कम टू द पॉइंट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो आ जाएगा। एक ये बड़ा सारा फॉर्मूला था, नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट का माइनस करेंगे तो प्राइवेट का, तीनों ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक से लोन लिया उस पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लिया है, गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया है, उससे गवर्नमेंट कभी बिजनेस नहीं करती। गवर्नमेंट की कोई कंपनी बिजनेस कर सकती है, कंपनी ने लिया होता तो वो यहाँ काउंट ही नहीं होता, वो तो नॉर्मल फैक्टर इनकम होती। लेकिन गवर्नमेंट के बजट में पैसे कम पड़ गए, गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया, बॉन्ड्स वगैरह, ट्रेजरी बिल वगैरह इशू करके, उस पर अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो देती है वो ट्रांसफर पेमेंट है, इसलिए नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन पर्सन के हाथों में वो डिस्पोजेबल इनकम तो है। फिर प्राइवेट आया, प्राइवेट में से कॉर्पोरेट का माइनस कर दिया तो पर्सनल आ गया, फिर हमको जो टैक्स वगैरह कंपलसरी देने पड़ते हैं माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स, स्टेट वाइज अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जैसे नेशनल बनते हैं वैसे स्टेट वाइज बनते हैं, सेम है। रीजनल अकाउंट्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड डेटाबेस, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस रीजनल इकोनॉमी में उसकी बेसिस पर किए जाते हैं। प्रैक्टिकली ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कंप्यूट स्टेट इनकम एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स। स्टेट इनकम और नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द स्टेट। जो स्टेट में फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उस पर हम स्टेट का डोमेस्टिक इनकम निकाल देते हैं, बिल्कुल सेम स्टेट इनकम वैसे निकलती है जिससे नेशनल इनकम निकलती है, डुप्लीकेशन नहीं करते। जो इनकम राजस्थान में काउंट होगी वो फिर गुजरात में नहीं होगी, जो गुजरात में होगी वो महाराष्ट्र में नहीं होगी। इसमें खाली एक दिक्कत आती है, कुछ ऐसी चीजों की जो हर रीजन में एक साथ चलता है, जैसे ट्रेन है, इंश्योरेंस कंपनी है, मेरे से प्रीमियम लिया, इन्वेस्टमेंट गुजरात में कर दिया, अब इसका इनकम कहां माने, वो तो सब जगह काम कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर है, मोबिलिटी लाता है फंड में पूरे इंडिया में। अब रेलवे का टिकट मैंने यहां से लिया, आसाम जा रहा हूं, यहां से आसाम जा रहा हूं तो उस रेलवे की इनकम को कहां का कंसिडर करें, राजस्थान का कितना, एमपी का कितना, आसाम का कितना, गुजरात का कितना, कहां कितना कंसिडर करें, यहां दिक्कत आती है। तो इसको हम बोलते हैं सुप्रा रीजनल सेक्टर, सुप्रा रीजनल सेक्टर। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं अलग अलग स्टेट पे कोई रिलेवेंट बेसिस पर, कोई भी रिलेवेंट इंडिकेटर की बेसिस पर अलग अलग में डिवाइड कर दिया जाता है। यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स के क्या फायदे हैं। देखो सबसे पहली बात, हमको शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पता पड़ जाती है कि हमारी इकोनॉमी के क्या हाल होने वाले हैं, क्या हाल अभी हैं, और इसमें हम ये भी देखते हैं आने वाला समय कैसा रहेगा तो क्या हाल होने वाले हैं। फ्यूचर का बिजनेस फोरकास्ट भी हो जाता है, अगर नेशनल इनकम ठीक है मतलब आगे बिजनेस ठीक चलेगा, लोगों की इनकम होगी तो आपका गुड्स खरीदेंगे, इनकम ही नहीं होगी तो गुड्स कहां से खरीदेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर का भी पता पड़ता है। आप समझना, इनकम जितनी ज्यादा होती है सामान्यतः वेलफेयर उतना ज्यादा होता है, हमेशा जरूरी नहीं है पर जनरली पैसे से ही आराम होता है, तो वो भी पता पड़ जाता है। सेक्टरल शिफ्ट पता पड़ता है कि भाई पहले प्राइमरी सेक्टर का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितना था, अब सेकेंडरी का कितना है, टर्सरी का कितना है, पहले कितना था और अब कितना, उसे पता पड़ जाता है कि अच्छा प्राइमरी पहले 70% शेयर रखता था, अब 50% ही रखता है या 40% ही रखता है। यानी लोग बाग, यानी इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल्स यानी जो इकोनॉमी है वो प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट हो रही है, सेकेंडरी से टर्सरी पे शिफ्ट हो रही है, सेक्टरल शिफ्ट पता पड़ता है। नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करने के लिए और पुरानी पॉलिसी जो बनाई थी उसका एनालिसिस करने के लिए काम आती है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पता पड़ता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में किस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितनी इनइक्वलिटी है, कितने लोग अमीर है, कितने गरीब है, वो पता पड़ता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हो, लिविंग स्टैंडर्ड का आपको इंडिया का अमेरिका से कंपैरिजन करना है, इंडिया का चाइना से करना है, इंडिया का पाकिस्तान से करना है, हमारी इनकम का, लिविंग स्टैंडर्ड का, तो किस तरीके से कंपैरिजन किया जाएगा, ऑब्वियसली नेशनल इनकम निकाल के सबका। नेशनल इनकम डेटा प्रोवाइड्स गाइड टू मेक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज्यादा है कम है, ग्रोथ कम है ज्यादा है, वो नेशनल इनकम के डेटा होंगे, इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है पता होगा तो हम आगे की पॉलिसी बनाएंगे ना। इकोनॉमिक फोरकास्ट वगैरह, प्रोजेक्शन वगैरह, ये सब भी पुरानी परफॉर्मेंस पे ही होते हैं और पुरानी परफॉर्मेंस नेशनल इनकम से पता पड़ती है। लिमिटेशंस क्या क्या, सबसे पहली बात, नॉट ए प्रॉपर मेजर ऑफ वेलफेयर। ऑब्वियसली नेशनल इनकम इज नॉट ए प्रॉपर मेजर ऑफ वेलफेयर। ये बात तो ठीक है कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ तो है। जिस इकोनॉमी में मनी जितनी ज्यादा होगी उस इकोनॉमी का जीडीपी उतना बेहतर होगा, लोगों का लिविंग उतना अच्छा होगा, पर ये हमेशा जरूरी नहीं है। किसी इकोनॉमी में पैसा तो बहुत है लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए जो बहुत प्रोडक्शन होता है उसके लिए
पोल्यूशन भी बहुत है, क्राइम बहुत है, तो भला तो नहीं हो रहा ना, वेलफेयर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इग्नोर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लोगों के जीवन में जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी के कारण लोगों का जीवन जो आसान हुआ है, जो इकोनॉमी में फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, या जैसे आपने टेक्नोलॉजी बनाई जो कम पोल्यूशन करती है, प्रोडक्शन पहले भी 100 यूनिट का था, अभी भी 100 यूनिट का, पर प्रोडक्शन तो उतना होते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल कर दिया आपने, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ। जीडीपी नेशनल का वो नहीं दिखेगा, नेशनल का क्या देखो, पहले भी 100 यूनिट था, अभी भी 100 यूनिट है, जबकि फ्यूचर तो सिक्योर हो गया, पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो आने वाली जनरेशन अच्छी हवा ले पाएगी, अच्छी ऑक्सीजन ले पाएगी, अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएगी। प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, चोरियां बहुत होती है, वो तो पता ही नहीं पड़ता कितना टैक्स बचाने के लिए। इग्नोर नॉन मार्केट फैक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोगों की खुशहाली, इन सबको ये इग्नोर करता है। बैड्स, इकोनॉमिक बैड्स मतलब पोल्यूशन वगैरह की बात कर रहा है, पोल्यूशन है, क्राइम है, ये सब इकोनॉमिकली बुरे हैं। नेशनल इनकम इनको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता, कंसिडर्ड नहीं करता। इकोनॉमिक वेलफेयर जैसे आराम, फेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फैलिंग, ये सब भी जीवन में जरूरी। जेंडर इक्वलिटी है, आपको जॉब सिक्योरिटी है, सब मतलब कोई भी झूठ पाप नहीं है, सब एक दूसरे से सच बोलते हैं, फेयरनेस रहती है इकोनॉमी में, तो वो भी आराम। अब देखो, ज्यादा पैसा, ज्यादा जीडीपी का मतलब क्या, आदमी दिन रात काम कर रहा है, सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी इस धरती पे आए, आराम भी तो होना चाहिए। आप हाई जीडीपी को बेटर लाइफ बोल रहे हो, वहां से बाद में कुत्तों जैसे काम ही कर रहा है, मतलब सॉरी, काम ही कर रहा है, तो उसका जीवन क्या है। एक इकोनॉमी में जीडीपी कम है, आदमी 8 घंटे काम करता है, 7 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, बाकी आराम करता है। जैसे 6 बजे ऑफिस से निकला, मोबाइल बंद, अब जीवन में रिलैक्स, आराम, तो वहां पे लाइफ तो अच्छी है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, किसी इकोनॉमी का जीडीपी तो बहुत है, पर बन क्या रहा है, दारू बन रहा है, सिगरेट बन रही है, गुटखा बन रहा है, तो उस इकोनॉमी में जीडीपी बहुत होने के बावजूद भी लोगों का भला तो नहीं हो रहा है। क्लियर? तो फाइनली अपन इस चीज को समझें कि हमारा जो चैप्टर था उसके कंसेप्ट्स हम सारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, और यहां पे हम लोगों ने हमारे नोट्स के साथ, हमारी बुक के साथ एक बार प्रॉपर्ली गो थ्रू कर लिया कि क्या क्या कंटेंट में क्या क्या चीजें आ रही है। एक वीडियो अब इसके बाद आपके पास और अवेलेबल होगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो मॉड्यूल में है, पास्ट एग्जाम वगैरह के, हम काफी सारे क्वेश्चंस वहां डिस्कस करेंगे, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, YouTube पे सिर्फ एक ही इस चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है। सारे कंसेप्ट्स वीडियो और सारे ऐसे वाले वीडियोस हमारे ऐप पर, DLM अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करें, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आप वहां बेस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, 40 मार्क्स 100% गेन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। थैंक यू।